कि रुके हुए अनुकंपा नियुक्ति 10% पदों की सीमा का नियम 31 मई 2022 तक। छत्तीसगढ़ में 18+ के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की जगह सीएम बघेल की फोटो। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा इसने गलत किया। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की इतनी खराब हिंदी, सीएम ने जिस कोविड अस्पताल का किया लोकार्पण उसके शिलापन में 7 गलतियां। सवालों के घेरे में छत्तीसगढ़ में मुठभेड़, सुकमा में हुई फायरिंग में 3 स्थानीय ग्रामीण मारे गए। आदिवासी समाज में जांच में की। लॉकडाउन का पालन कराने निकले कलेक्टर ने पार की सारी मर्यादा। दवा लेने निकले युवक को मारा थप्पड़, पर्चा दिखाने पर लाठी से पिटवाया। ताउते चक्रवात की चेतावनी, रायपुर से गुजरने वाली 9 ट्रेन रद्द। मौसम विभाग ने बताया बस्तर संभव होगी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वही नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे कलेक्टर साहब का थप्पड़। वहीं बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां डीएम ने दवाई लेने निकले युवक को मारा थप्पड़। दवा का पर्चा दिखाने के बाद जमकर पीटा। सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले का ये पूरा मामला। वहीं जिलाधिकारी के अमानवीय चेहरे से लोगों में रोष। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां डीएम ने दवाई लेने निकले युवक को थप्पड़ मारा। मोबाइल पकड़कर युवक को जड़ा थप्पड़। इनमें भी मन नहीं भरा तो लाठी से पिटवाया। वीडियो वायरल होने के बाद मांगी माफी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको के न्यूज के माध्यम से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से ये पहले युवक से मोबाइल लिया और फिर मोबाइल को पटक कर एकदम से तमाचा मार दिया और अब डंडों से बुरी तरीके से पिटवाया जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से युवक के पास पहले आए और फिर मोबाइल लेकर मोबाइल पटक दिया। देखिए ये तस्वीरें, और फिर तमाचा जड़ दिया। इसके बाद इतने से भी पेट नहीं भरा तो लाठी डंडों से पिटवाया। बट पर दवा का पर्चा दिखाने के बाद भी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से खुलेआम इस तरीके से दरिंदगी ये जो देखने को मिल रही है, दबंगी कि युवक की पिटाई की जा रही है पुलिस द्वारा। लाठी डंडों से पिटवाया जा रहा है, जिसका सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये वीडियो माफी भी मांगी गई युवक से। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए जॉनी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जॉनी, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? मैडम, बताना चाहूंगा कि कल वो लड़का हॉस्पिटल गया था अपनी दादी का खाना पहुंचाने के लिए। उसकी दादी कोविड हॉस्पिटल में एडमिट है पिछले 10 दिन से। तो वो खाना लेके गया था। वापसी में आते समय यहाँ चेकिंग चल रहा था। कल शनिवार और रविवार को लगभग लॉकडाउन का यहाँ लगाया गया है। उससे पूछा गया तो कहाँ गए थे, तो बताया कि पर्ची दिखाया कि मैं गया था हॉस्पिटल चेक कराने अपना पॉजिटिव वैक्सीन को चेक कराने गया था। उसके बाद फिर उसके दादी के खाना भी लेके गया था। वैसे में डंडे से उस पर वार किया। पहले मोबाइल तोड़ा गया, फिर डंडे से मारा। पर्ची दिखाने के बावजूद भी इस टाइप की हरकत की। कल कई लोगों को डंडे से मारा गया है, जिसपे अभी सुशील बंसल भी हमारे साथ खड़े हैं। उनका भी वो कीजिए। जी जिस तरीके से खबरें देखने को मिल रही है, ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसका वीडियो बनाया गया है। पहले युवक का मोबाइल लिया जाता है, मोबाइल पटका जाता है और फिर दिन दहाड़े युवक को बुरी तरीके से पीटा जाता है। जबकि कहा गया है कि जो जरूरतमंद के लोग हैं, जो जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, उनके लिए छूट दे रखी है। युवक दवाई का पर्चा दिखाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पेट नहीं भरता है और लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटा जाता है। ये कहाँ की इंसानियत है?
जी जानिए, आप हमें जानकारी दीजिए कि जिस तरीके से ये बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, युवक को दिन दिहाड़े पीटा जा रहा है, जिस तरीके से देख सकते हैं कि पहले युवक का मोबाइल लिया जाता है, पटका जाता है, युवक दवाई का पर्चे भी दिखाता नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटा जाता है। कहाँ की इंसानियत देखने को मिल रही है जानी? इंसानियत तो कहीं को देखने को नहीं मिल रहा है मैम, लेकिन क्या है कि शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का घोषणा है। उस पर वो बोलते हैं क्यों आप घर से बाहर निकले हो। वो बताया कि मैं हॉस्पिटल गया था, उसकी दादी कोविड हॉस्पिटल में भर्ती हैं पिछले 10 दिन से। खाना देने गया था, पर्ची दिखा रहा है कि मैं भी चेक करा के आ रहा हूँ कोरोना का। उसके बाद भी उसको मारा गया। जानी, जिस तरह हम जानना चाहते हैं आपसे कि जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है, डीएम जो खुलेआम इस तरीके से रोष देखने को मिल रहा है, लोगों के मन में रोष देखने को मिल रहा है। जब डीएम इस तरीके से हरकतें करेगा तो प्रशासन कहीं ना कहीं ढील छोड़ते हुए नजर आएगा, खुलेआम इस तरीके से हरकत होती हुई नजर आएगी। हिदायत दी जा सकती थी, समझाया जा सकता था, लेकिन दिन दहाड़े इस तरीके से पहले मारा गया और फिर पेट नहीं भरने के बावजूद उनको बुरी तरीके से लाठी डंडों से पीटा गया। कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखने को मिल रही है, दबंगई देखने को मिल रही है डीएम की। जी हाँ, बहुत दबंगई देखने को मिल रही है, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन की वजह से ये जो हरकत करनी पड़ी है। और क्या है कि आए दिन सूरजपुर में केस बढ़ते जा रही है। जैसे डेली पर 10 मौत, 8 मौत, 9 मौत होते जा रही है। कड़ाई का पालन करने का सख्त आर्डर दिया है उन्होंने। उसके बावजूद भी घर से लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ जरूरी कामों की वजह से निकल रहे हैं। फिर उसके बावजूद भी, पर्ची दिखाने के बावजूद भी उसको मारा जा रहा है। जानी, सवाल यही खड़ा होता है, जब लॉकडाउन है, पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी छूट दे रखी थी कि जो लोग जरूरतमंद हैं या जो जरूरी सेवाओं के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए छूट दे रखी थी। जब युवक पर्ची दिखा रहा था तो डीएम को वहीं रुक जाना चाहिए था, एक थप्पड़ के बाद वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पर्ची दिखाने के बाद उसको और लाठी डंडियों से पीटा जा रहा है। बताना चाहूंगा कि डीएम को लगा कि वो उसका वीडियो वायरल कर रहा है, वीडियो बना रहा है, इसलिए उन्होंने इस टाइप का कार्रवाई किया। अगर डीएम को लग रहा था इस तरीके से कि वीडियो वायरल हो जाएगी या वीडियो बना रहा है उसके चलते इस तरीके से दिन दहाड़े डीएम ने दबंगई अपनी दिखाई, अगर ऐसा ही कुछ डीएम को लग रहा था तो डीएम इसके लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी कर सकता था। सर्चिंग उनके साथ जो अधिकारी है मौजूद है, पूछताछ की जा सकती थी, इस चर्चा से बात की जा सकती थी। वीडियो के लिए अगर उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से संदेह लग रहा था तो पूछा भी जा सकता था युवक से, लेकिन जिस तरीके से दबंगई देखने को मिल रही है दिन दहाड़े, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। ये तो कोई इस तरीके से पैदा नहीं हुआ कि जो युवक है उसको पीटा जा रहा है और सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है कहीं ना कहीं कि लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। उसको समझाइश भी देकर के छोड़ा जा सकता था। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ना मोबाइल चेक किया ना कुछ किया। उनको लगा कि वो मोबाइल से वीडियो वायरल कर रहा है, उसके बाद मोबाइल उसके हाथ से छीने जबरदस्ती वो पटक दिए। उसके बाद फिर एक थप्पड़ जड़ा, उसके बाद फिर उनको डंडे से, उनके जो भी गार्ड थे उन्होंने डंडे से मारा। उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा तो कई लोग जो थे वो आ रहे थे, जा रहे थे, उनको भी डंडे से मारा गया। जी जी जाने, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये दबंगई देखने को मिल रही है डीएम की, बुरी तरीके से युवक को पीटा जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि डीएम पहले आते हैं, युवक के पास मोबाइल लेते हैं और फिर मोबाइल को बुरी तरीके से पटक देते हैं और फिर दिन दहाड़े थप्पड़ मार देते हैं युवक को। युवक पर्ची दिखाता है दवा की, लेकिन उसके बाद भी डीएम का पेट नहीं भरता है। उस थप्पड़ से समझाइश देकर के भी युवक को छोड़ा जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने अधिकारियों से कह करके उसको लाठी डंडों से पिटवाया। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर दिन दहाड़े डीएम की दबंगई देखने को मिल रही है। खबरों की रुख करते हैं जहां राजनांदगांव से खबर है, जहां एक गांव बुरी तरह फेसिंग में फंस गया है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने गाय को निकाल कर बाहर निकाला। वहीं इस बीच फेसिंग में फंस जाने से गाय के पेट में बड़ा घाव बन गया, जिससे पेट का ग्लैडर बाहर आ गया। वहीं सूचना पाकर शहर की 3 बहुचर्चित संस्था राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी, जैनम वेलफेयर एसोसिएशन गौशाला मौके पर पहुंची, जिसके बाद जिला
पशु चिकित्सक को फोन करके बुलाया गया, जहां किसी ने भी फोन नहीं उठाया। फिलहाल गाय को ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया गया है, जहां गाय खतरे से बाहर बताई जा रही है। राजनांदगांव के बिजली विभाग के परिसर में एक गौ माता चरते हुए एक लोहे के खंभे से टकरा गई, जिसके बाद उनका पेट फट गया और पेट फटने से ग्लैडर बाहर आ गया था, जिससे लगभग 3 घंटे से गौ माता तड़प रही थी। आसपास के लोगों ने हम तक जानकारी पहुंचाई। हमारी टीम जो राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी, जैनम वेलफेयर एसोसिएशन और गौशाला की टीम संयुक्त रूप से गाय का रेस्क्यू किया। खबर बलरामपुर से है, जहां शंकरगढ़ में 19 मई की हत्या का खुलासा हुआ है। खुलासा करते हुए शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार में लड़ाई के दौरान 2 भाइयों ने अपने बड़े भाई को टांगी से हमला कर दिया, वहीं उसको मौत के घाट उतार दिया। साथ ही मृत शरीर को जमीन में दफना दिया गया, जिसका खोजबीन करते हुए शंकर के पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है युवक का शव मिला है। 2 भाइयों में लड़ाई हो गई थी, विवाद हुआ था, जिसके चलते ये खूनी रंजिश चली। युवक को जमीन के ही अंदर गाड़ दिया, जिसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची, जांच के बाद युवकों ने बताया कि शव कहाँ है। शव को निकाला गया और जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि 2 सगे भाइयों में खूनी खेल देखने को मिला। ये लगातार बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े में इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मौके पर ही युवक की मौत हो चुकी थी, भाई की मौत हो चुकी थी, आरोपी के भाई की मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने में जुटी है। वहीं पुलिस परिजनों और पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है, आगे की जांच में जुट गई है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड पर आ गया है और लगातार इस खबरें के पीछे कि और भी तमाम जो आरोपी है उनको पकड़ने में जुट गई है। जो और खूनी रंजिश के पीछे, इसके पीछे और किसका हाथ है, इसको जानने की कोशिश कर रही है। लगातार इस तरीके से खबरें सामने आती हुई नजर आ रही हैं, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनके घर में ज़मीन का बंटवारा चल रहा था, जिसमें वाद विवाद होने लगा, जिस पर जो कांचोबाई के पति हैं गेनवा, जो इनके लड़के हैं सोहन और छोटन, इन तीनों ने मिल करके जो बड़े लड़का है तुलेश्वर, उसे टांगी से एवं हाथ मुक्के से मारपीट करके अधमरा कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बलरामपुर जिले को भी बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखकर 31 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए लॉकडाउन की अवधि कलेक्टर ने बढ़ा दी है। लॉकडाउन के दौरान कुछ चीजों को छूट दी गई है, जैसे बात करें सब्जी किराने की दुकानों को सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं नियमों के बाद साथ साथ बैंकों को भी खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन केवल शासकीय कार्य के लेन देन के लिए ही बैंक संचालित रहेंगे। खबर कांकेर से है, जहां लॉकडाउन के दौरान कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी द्वारा कांकेर कलेक्टर चंद्र कुमार से कांकेर जिले में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान को एक निश्चित समय और नियम के साथ खोलने की अनुमति मांगी। साथ ही साथ प्रतिनिधि मंडल के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया है।
कांकेर जिले के प्रतिनिधिमंडल कांकेर चंबर चारामा से भी आए हुए हैं हमारे व्यापारी, चेंबर चारामा के अध्यक्ष और भी पदाधिकारी, भानुप्रतापपुर के अध्यक्ष, हम सब लोगों ने आज कलेक्टर साहब से मिलकर उनसे निवेदन किया कि अब चूँकि कोरोना की स्थिति कांकेर जिले में काफ़ी बेहतर है, काफ़ी कम संख्या में निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा व्यापारियों को राहत मिल जाती। कुछ समय सीमा जो आपको उचित लगे जिले के हिसाब से और लोगों के हिसाब से, उतनी हम लोगों को राहत दी जाए। खबर सुकमा से है, जहां जिले में स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा जिला अस्पताल को दी एम्बुलेंस की सौगात। वहीं जिला अस्पताल के परिसर में स्वर्गीय कवासी हडमा की स्मृति में राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मंत्री कवासी लखमा जी द्वारा एक नई एम्बुलेंस प्रदित की गई है, जिस सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष कवासी हरीश जी ने एम्बुलेंस की पूजा अर्चना कर सुकमा कलेक्टर विनीत नंदन और जिला CMHO बंसौड को सौंप कर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो यहाँ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। CMO ने हरी झंडी दिखाई है। बता दें कि स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति पर इस एम्बुलेंस को दिया गया है। एम्बुलेंस की सौगात देखने को मिल रही है। मंत्री कयासी में इस एम्बुलेंस की सौगात देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं कई मरीजों को एम्बुलेंस की जरूरत है, जिसको देखते हुए इस एम्बुलेंस को भेंट किया गया है। मंत्री कवासी लखमा ने इस एम्बुलेंस की सौगात दी है। CMO ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया है। वहीं स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति पर ये बड़ी पहल की गई है, एम्बुलेंस की सौगात दी गई है। जिस तरीके से लोगों को काफ़ी दिक्कत तो जिस तरीके से देखने को मिल रही है, वो दिक्कतें ना हो और लगातार जिन मरीजों को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, उन मरीजों को एम्बुलेंस सही समय पर मिल सके, इसी को चलते इस एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है। एम्बुलेंस जो है रवाना की गई है, हरी झंडी दिखा करके एम्बुलेंस को रवाना किया गया है। वहीं अब इस एम्बुलेंस का मरीज जो है एम्बुलेंस का फ़ायदा उठा करके अपने जो मरीज है सही समय पर इलाज करवा सकते हैं। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और क्योंकि देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया है, अपना खून का एक एक कतरा इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के लोगों के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। इस बलिदान दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी अनेक कार्यक्रम कराया जा रहा है। कोंडागांव जिला मुख्यालय और सभी ब्लॉक स्तर पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन निज निवास में किया गया। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी और नेताओं पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ट्रूल थिक के षड्यंत्र और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दर्ज FIR की गई, फर्जी FIR दर्ज की गई, जिसके खिलाफ पूरे प्रदेश में यह धरना का कार्यक्रम आयोजित है। डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, 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 डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, 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 भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा ने विरोध प्रदर्शन जताया है। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस द्वारा फर्जी FIR दर्ज करवाया गया था संबित पात्रा के खिलाफ, वहीं कई अन्य अधिकारी के खिलाफ भी फर्जी FIR दर्ज करने को लेकर के बीजेपी रोष में है और कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस को बताया जा रहा है, नारेबाजी भी की जा रही है कांग्रेस के खिलाफ। लगातार कहा जा रहा है कि मनमानी नहीं चलेगी। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पोस्टर जो है चिपका रखे हैं और पोस्टर्स में देख सकते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ कई
लिखा हुआ है, नारेबाजी लिखी हुई है और लगातार देख सकते हैं कि पोस्टर हाथों में लेकर के नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस मनमानी नहीं चलेगी, कांग्रेस की मनमानी नहीं चलेगी। इनमें काफी ज्यादा रोष है। जिस तरीके से फर्जी एफआईआर दर्ज करवाई है कांग्रेस द्वारा, वही अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसका और कहीं ना कहीं रोष जता रहे हैं। में टूलकिट मामले को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश लेवल से लेकर के बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता अपने अपने घरों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसमें कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर होता है। संकट के समय, ऐसी विपत्ति के समय वो कोरोना को लेकर के राजनीति करती है, सहयोग न करके उनके द्वारा राजनीति की जा रही है। इस वायरस को मोदी वायरस बताया जा रहा है, वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बताया जा रहा है, इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। और हमारे बड़े नेताओं के ऊपर रायपुर में एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह है, स्मृति ईरानी है, बीएल संतोष जी हैं। करने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था, उसके खुलने के उपरांत कांग्रेस बौखला गई है और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और संबित पात्रा जी के खिलाफ जो एफआईआर किया है उसका हम विरोध करते हैं। और भूपेश बघेल जी, आप सिर्फ रमन सिंह जी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा हम सबको अब गिरफ्तार करें। खबर कबीरधाम जिले के पंजरिया विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत लिम्हाईपुर से है, जहां सरपंच के द्वारा जमकर भ्रष्टाचारी के साथ नाबालिग बच्चे से कार्य लेने का मामला सामने आया है। बता दें कि ग्राम पंचायत में तालाबवाल रिटर्निंग का कार्य किया जा रहा था, जहां 18 लाख रुपए प्रशासन की ओर से स्वीकृत किया गया है, जिसमें सरपंच द्वारा घटिया मटेरियल का उपयोग तो कर ही रहा है, साथ ही साथ गांव के नाबालिग बच्चे से भी काम करवाया जा रहा है। जब इस पूरे मामले को लेकर पंजरिया सीईओ नवीन भट्ट से जानकारी लेनी चाहिए तो अधिकारी कोविड वैक्सीन ड्यूटी लगने का हवाला देते हुए गोल मटोल जवाब देने लगे, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अधिकारियों की उदासीनता के चलते भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है और इस काम के चलते पीछे जो है बच्चों से भी काम करवाया जा रहा है। और जब सवाल पूछा जाता है तो जिला अधिकारी गोल मटोल जवाब देते हुए नजर आते हैं और सवालों के जवाब से पीछे हटते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ बता दें कि बच्चों से यहाँ पर काम करवाया जा रहा है, जो पढ़ने की उम्र है बच्चों की, वो पढ़ करके ना बल्कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, कार्य करवाया जा रहा है उनसे लगातार। जब देख सकते हैं तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि जो बच्चों की पढ़ने की उम्र है वो पढ़ने के बजाय यहाँ पर कार्यरत है, काम कर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं जब सवाल किया जाता है जिला अधिकारी से तो वो गोल मटोल जवाब देते हुए नजर आते हैं। कोरबा के बालको प्रबंधन राखखड युक्त पानी को नदी में बहाने के लिए ठेकेदार नियुक्त कुल्लू ठेकेदार के द्वारा राखड़ युक्त पानी गंदा नदी में बहाया जा रहा है, जिसके चलते नदी के किनारे निवास करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस नदी से लोग अपनी दिनचर्या का नित्य कार्य करते हैं। इस भीषण गर्मी में मवेशी भी इस नदी नाला का पानी पीते हुए नजर आते हैं। किन कुछ दिनों में बालको प्रबंधन की मनमानी देखने को मिल रही है। बालको प्लांट दिन दिन तरक्की करे, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि जंगल जमीन को हानि पहुंचाए। जिला प्रशासन बालको प्रबंधन को इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है, समझ के परे है। जिला प्रशासन को बालको प्रबंधन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की जरूरत है। 7 नंबर डैम से लाखों टन राखड़ को इस नाले के माध्यम से नदी में बहाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण है, जो अपनी दिनचर्या जीवन यापन करते हैं, जो बालको प्रबंधन के मतलब देखा जा रहा है कि बालको प्रबंधन पूरी तरह से इसमें घोर लापरवाही बरती जा रही है। पर्यावरण विभाग की बात करें तो पर्यावरण विभाग भी इसमें मौन साधन है कि क्योंकि पर्यावरण विभाग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी बालको प्रबंधन के ऊपर। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन भी बालको प्रबंधन के प्रति कोई गहरी रुचि नहीं ली। कार्रवाई के प्रति देखा जा रहा है कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बालको प्रबंधन के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में या इतनी बड़ी संख्या में राखड़ों को जिले में कहीं ना कहीं प्रवाहित करना या कहीं डंप कर देना उनकी आम सी बात हो गई है। कैमरा पर्सन अनिल राठौर के साथ चंद्र कुमार, के न्यूज़ इंडिया, कोरबा।
नक्सलियों से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में लगभग 13 नक्सली मारे गए हैं। वहीं कुछ नक्सलियों के घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ गढ़चिरौली के एटापल्ली के जंगलों में हुई, जिससे 13 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ लगभग 1 से 2 घंटे तक चली। एटापल्ली जंगल इलाके में 13 नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है। वहीं इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आपने लगातार 136 रन की वो साझेदारी करी थी सुनील गावस्कर जी के साथ। वो बहुत अच्छा मैच हुआ था, तीसरा टेस्ट था, शायद आप लोग इंडिया ने जीता भी था वो टेस्ट। आप जब सोचते हो ना कि आप कुछ करके दिखाना है, तो मेरे ख्याल से कुछ भी आपके हाथ में है तो आप करके दिखा दो। देखिए वो दौर था कि भारतीय टीम इतना सरवाइव करके आज जिस मुकाम पे है उसका एक बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को जाए। फिर आपके सर पे बॉल लगी थी, आप 48 घंटे आईसीयू में। गेंद लगी है कि क्या लगी है मेरे को कुछ पता नहीं। आईपीएल को क्राइटेरिया बनाए, जो रणजी ट्रॉफी हमारा बेस है उसी को क्राइटेरिया रखना चाहिए। आईपीएल खेलना बहुत जरूरी है और दूसरी बात ये भी है पैसे भी बहुत है। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज़ इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं
और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी स्नेही सज्जनों को सादर नमस्कार। मैं चार लंकेश आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूं समस्या का समाधान लाइव विद लंकेश में। ज्योतिष शास्त्र को लेकर के हम प्रतिदिन आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। आपके नाम के आधार पर चर्चा करने के उपरांत सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों के बीच की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की दूरी को हम कैलकुलेट करते हैं और उस आधार पर हम ये जानते हैं कि आपको क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं। किन वैदिक उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं और नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको पता चलता है। और साथ साथ में प्रतिदिन हमारे पास एक विषय होता है और उस विषय को लेकर के हम आपके साथ में चर्चा करते हैं। और अगर आपके जीवन में उस विषय से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर कोई और भी समस्या है जो शिक्षा से जुड़ी हुई है, व्यापार से जुड़ी हुई है, आपके परिवार से जुड़ी हुई है या आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल करेंगे और सीधे अपनी समस्या का समाधान आप प्राप्त कर लेंगे। प्रतिदिन जब हम विषय पर चर्चा करते हैं तो उससे कई सारी चीज़ों का मंथन होता है और कई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। लेकिन मैं एक वही पुरानी बात जो रोज़ आपसे कहता हूँ वो मैं फिर कहता हूँ कि इस समय पर ये जो कोविड-19 है महामारी, इसका दौर चल रहा है। आप सभी को सुरक्षित रहना है। इसकी जो चेन है उस चेन को ब्रेक करना है। स्वस्थ रहते हुए आपको मास्क का उपयोग करना है। जब कभी आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो वहाँ पर मास्क का उपयोग ज़रूर करें। प्रातःकाल गर्म पानी में नींबू, दोपहर के समय काढ़ा और रात्रि के समय हल्दी वाला दूध, ये 3 चीज़ें आप करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। वातावरण वर्ण की शुद्धि के लिए सप्ताह में 1 बार वृक्ष लगाइए और प्रतिदिन अपने घर की छत पर या बालकनी में बैठ करके हवन कीजिए, ताकि आपका जो क्षेत्र है, जो वातावरण है, उसमें जो भी बैक्टीरिया वायरस हैं वो इस हवन की अग्नि से, हवन के धुएं से दूर हो जाए। चलिए आरंभ करते हैं आज के विषय को। आज हम बात करते हैं ईश्वर की। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ग्रह, नक्षत्र और देवी देवता सभी उनके अधीन हैं। ईश्वर के बाद ईश्वर की प्रकृति महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार प्रकृति ने रोग, शोक या अन्य घटना दुर्घटना को प्रदान किया है, उसी प्रकार उसने उक्त सभी से बचने के उपाय भी दिए। प्रकृति में ही वो उपाय हैं जिससे आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा का विकास करके अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। भाग्य और समय, ये बात गौर करने वाली है कि भाग्य में समय और स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। गलत स्थान पर रहने से या गलत स्थान पर जाने से भी आपका जो भाग्य है वो बंद हो जाता है। तो भाग्य में कर्म का भी योगदान होता है। गलत कर्म करने से भी भाग्य आपका कमजोर होता है, बंद हो जाता है। लेकिन हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि भाग्य को जागृत करने के लिए क्या आसान और अचूक उपाय हैं, ये आज हम आपको बताएंगे।
हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी हर चीज को भाग्यवर्धक बना ले, वो अपने घर को भाग्यवर्धक बना ले, अपने जीवन को भाग्यवर्धक बना ले, अपने वाहन को भाग्यवर्धक बना ले, जिससे भाग्य संबंधी सभी बाधाएं उसकी दूर हो जाएं। तो घर को कैसे भाग्यवर्धक बनाएंगे? आपका घर वास्तु के अनुरूप होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा वास्तु के बारे में जानते हैं कि वास्तु होता क्या है। वास्तु की अगर हम बात करें तो किसी भी जगह का या किसी भी वस्तु का सही पैरामीटर ही वास्तु है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें कि आपको सोने के लिए 6x3 की जगह पर्याप्त होती है, जो 6 फुट लंबी हो और 3 फुट चौड़ी हो, लगभग 18 स्क्वायर फीट जगह अगर आपको मिल जाए तो आप आसानी से सो जाएंगे। लेकिन अगर वही जगह हम आपको 18 स्क्वायर फीट तो दें, पर 9x2 की दे दें तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, और 18x1 की दे दें तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पैरामीटर सही होना चाहिए। अपने शरीर का भी वास्तु होता है। शरीर का वास्तु कैसे होता है? जब हम प्रातःकाल उठें तो सर्वप्रथम नित्य कर्म से निवृत्त होकर के हमें स्नान आदि करना चाहिए, उसके बाद पूजन करना चाहिए, जिससे हम सदैव स्वस्थ रह सकें। और उसके बाद पूजन के उपरांत आप अपने शरीर पर, अपने बालों पर आपको तेल लगाना चाहिए, वस्त्र अच्छे साफ सुथरे धारण करने चाहिए। अब शरीर का वास्तु कैसे बिगड़ता है? सुबह हम सो करके उठे, उसके बाद इधर उधर टहलना, घूमना, स्नान न करना और बगैर ब्रश करे ही कई सारी चीज़ों को ग्रहण कर लेना, खा लेना, ये सब आपके लिए बहुत अधिक नुकसानदायक हो जाता है। घर में अगर आपके मकड़ी के जाले लगे हुए हैं तो ये भी आपको बहुत हानि पहुंचाता है, क्योंकि मकड़ी के जालों का जो डिज़ाइन होता है, जो आकार होता है, वो इस प्रकार का होता है कि जितना आप उसमें एंटर करेंगे उतना आप उसमें फंसते चले जाएंगे। तो नेगेटिविटी को अगर दूर भगाना चाहते हैं तो अपने घर से मकड़ी के जाले हटाइए और अपने मस्तिष्क से भी जाले हटा करके मस्तिष्क को भी साफ सुथरा रखिए, ताकि मस्तिष्क में भी नेगेटिव विचार आपके ना आ पाए। जैसे कि और मस्तिष्क के जाले क्या क्या होते हैं? मस्तिष्क के जाले होते हैं ईर्ष्या, द्वेष, जबरदस्ती की जलन, किसी की